आज आपके सामने प्रस्तुत है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का जन्म सन 1897 को कटक के कोडोलिया ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम राय बहादुर जानकी दास तथा माता का नाम प्रभावती था। जिस समय कटक उड़ीसा में सुभाष चंद्र का जन्म हुआ तब उड़ीसा अलग से कोई प्रांत नहीं था, बल्कि बंगाल का हिस्सा माना जाता था। उनका परिवार संपन्न बंगाली परिवारों में गिना जाता था। अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में उनके बच्चों की शिक्षा दिलाई जाती थी तथा घरों में अंग्रेजी भाषा धड़ल्ले के साथ प्रयोग होती थी। सुभाष के पिताजी कटक के सुसम्मानित सरकारी वकील थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक थी। सुभाष चंद्र कुछ बड़े हुए तो उनका प्रवेश एक अंग्रेजी स्कूल में करा दिया गया, जहां पर अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा ग्रहण करने लगे। वे प्रारंभ से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। उनकी स्मरण शक्ति बड़ी तीव्र थी। स्मरण शक्ति के साथ साथ उनकी विचार शक्ति बड़ी तेज थी। वे अन्याय के आगे कभी नहीं झुकते थे, बल्कि विद्रोह कर लेते थे। बचपन से ही सुभाष गंभीर रहा करते थे। जहां कहीं भी वे बैठते घंटों विचार मग्न रहते थे, मानो गंभीर चिंतन में हों। जब उनके मित्र हरे भरे मैदान में उछल कूद रहे होते थे तो सुभाष पेड़ के नीचे एक और बैठ गुमसुम न जाने क्या सोचते रहते थे। उनके इस रूखे स्वभाव से उनके मित्र भी परेशान रहते थे। गौरवपूर्ण बड़ी बड़ी चमकीली आंखें, चौड़ा माथा, हष्ट पुष्ट शरीर और गंभीर मुखाकृति उनके असाधारण व्यक्तित्व का आभास देती थी। उनका जन्म उस समय हुआ जब अंग्रेजों का अत्याचार अपने चरम सीमा पर था तथा देश अंग्रेजों के अत्याचार से त्रस्त होकर आजादी के लिए तैयारी कर रही थी। सुभाष ने अंग्रेजों के अत्याचारों तथा करतूतों को निकट से देखा। इससे उनके मन में अंग्रेजों के प्रति घृणा की भावना घर कर गई थी। उनके मन में क्रांति की चिंगारियां उठने लगी थी। बचपन से ही उनके मन में गरीबों, दलितों और असहायों की सहायता करने की ललक थी। दूसरों के दुख दर्द देखकर उनकी सहायता करने के लिए तत्पर हो जाते थे। उनका मन सहृदयता एवं उदारता से भरा रहता था। वह गरीबों की सहायता करना एहसान नहीं, बल्कि अपना कर्तव्य समझते थे। एक बार जहाजपुर में हैजे का भीषण प्रकोप हो गया। उन्होंने समाचार पत्र में उनके जीवन का मार्मिक वर्णन पढ़ा। उस दुखद समाचार को पढ़कर सुभाष पर गहरी चोट लगी। उनकी आत्मा उनकी सहायता के लिए तड़प उठी। उनके मन में विचार आने लगे कि इस महामारी के प्रकोप से अनगिनत प्राणी असमय ही काल कवलित हो रहे हैं। उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं होगा। बेचारे गरीब और असहाय बिना सहायता के जीवन और मृत्यु से जूझ रहे होंगे। उन बेचारों पर ना जाने क्या गुजर रही होगी। क्या हमें इस दुखद घटना सुनकर भी चुप रहना उचित है? नहीं, हमें उनकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। लेकिन क्या पिताजी मुझे वहां जाने के लिए तैयार हो जाएंगे? पिताजी हृदय तथा विचारों से महान होते हुए भी अपने जीवन स्तर के संबंध में अत्यंत सजग थे। वे कभी नहीं चाहेंगे कि उनका बेटा रोगियों के बीच जाकर सहायता करे। सुभाष उलझन में पड़ गए, लेकिन तुरंत ही उनके मन में नया विचार आ गया कि परोपकार और सेवा के मार्ग में अनेक बाधाएं आती हैं। यदि मनुष्य में साहस, लगन और दृढ़ संकल्प हो तो वह क्या नहीं कर सकता। सुभाष बिना माता पिता की आज्ञा से जहाजपुर गांव पहुंच गए। वहां महीनों रोगियों की सेवा शुश्रूषा करते रहे। उनकी सादगी, विनम्रता और सेवा तत्परता देखकर लोगों को आश्चर्य हुआ। जब सुभाष घर पहुंचे तो राय बहादुर बहुत नाराज हुए। उन्होंने कहा कि जो तुमने किया है वह मेरी प्रतिष्ठा के विरुद्ध है। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम एक प्रसिद्ध सरकारी वकील के लड़के हो। तुम्हें उनके स्तर के अनुकूल चलना है। यह राय बहादुर परिवार के लिए अपमानजनक है। सुभाष अपने पिताजी की बातें सुनते रहे, लेकिन कुछ बोले नहीं। आशा के विपरीत सुभाष ने मैट्रिकुलेशन की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। उत्तीर्ण विद्यार्थियों में सुभाष को द्वितीय स्थान मिला। आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता भेज दिया गया, जहां पर उन्होंने एमए पे प्रवेश लिया। वहां का वातावरण और
रंग ढंग देकर उनका मन खिन्न हो गया। ये अंग्रेजी कॉलेज पश्चिमी सभ्यता से रंगा हुआ था। यहाँ पर साधारण स्तर के भारतीय विद्यार्थियों के लिए प्रवेश पाना कठिन था। उच्च अंग्रेजी अधिकारियों के सुपुत्र एवं समृद्ध तथा प्रभावशाली भारतीयों के बच्चे ही प्रवेश पा सकते थे। इस विदेशी स्कूल में प्रवेश लेकर सुभाष अपने को वहां के सांचे में नहीं डाल सके। उन्होंने स्कूल में देखा कि भारतीय विद्यार्थियों के साथ कॉलेज के प्रोफेसर और छात्रों का व्यवहार उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद था। उस असहनीय व्यवहार को देखकर ऐसे दुर्व्यवहार के विरोध करने हेतु आतुर हो उठे। उन्होंने देखा कि प्राध्यापक भारतीय विद्यार्थियों के प्रति ऐसा दुर्व्यवहार करते हैं जैसे भारतीय विद्यार्थी अछूत और घृणा के पात्र हों। भारतीय बच्चों को कक्षा में सबसे पीछे बिठाया जाता था। उनके शिक्षण में विशेष रुचि नहीं ली जाती थी। यदि कोई अंग्रेज सहपाठी के दुर्व्यवहार के संबंध में प्रार्थना पत्र देता तो उस पर कोई विचार नहीं किया जाता था। इन दुर्नीतियों ने सुभाष के हृदय में फिर से क्रांति की चिंगारियां उत्पन्न करना प्रारंभ कर दिया। अंग्रेजों के भारतीयों के प्रति रवैये ने सुभाष के दिल में शासन के प्रति असंतोष पैदा करना शुरू कर दिया। उन दिनों अंग्रेज भारतीय लोगों से हर प्रकार के सहयोग की अपेक्षा करते थे और उनकी पूर्ति के लिए वे भारतीयों को प्रताड़ित करने का कोई भी अवसर नहीं चूकते थे। जब कोई अंग्रेज सड़क से गुजरता था तो भारतीय उनके लिए मार्ग छोड़ देते थे। ऐसा न करने पर भारतीयों को घूसे खाने पड़ते थे। रेलवे के डिब्बों में अंग्रेज सामने की सीटों पर पैर रख लेते थे। ऐसा ही तमाम अपमानित करने वाली बातों ने सुभाष के दिल और दिमाग भारतीयता के भाव को पुष्ट रूप से स्थापित किया। सुभाष दिन रात उसी चिंता में डूबे रहते थे कि किस प्रकार ब्रिटिश सरकार के अत्याचारों से भारत को मुक्ति मिले और भारतीय अपने देश से स्वतंत्र तथा निर्भीकता के साथ जीवन यापन कर सके। स्कूल कॉलेजों में भारतीय विद्यार्थियों को अंग्रेजी अध्यापक कुल्ली, असभ्य, बंदर जैसे शब्दों से नवाजते थे। सुभाष को इन विशेषणों से सख्त नफरत थी। घटना उन्हीं दिनों की है। प्रेसिडेंसी कॉलेज के एक प्रोफेसर ने एक विद्यार्थी को धक्का दे दिया, जिसकी शिकायत प्रधानाचार्य से की गई। प्रधानाचार्य ने उक्त प्रोफेसर के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की, जिस पर उत्तेजित विद्यार्थियों ने सुभाष के नेतृत्व में हड़ताल कर दी और उनके निर्देशन पर प्रोफेसर को लिखित रूप से क्षमा मांगनी पड़ी। सुभाष जब एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की तो उस सबको आश्चर्य हुआ कि कुछ न पढ़ने लिखने वाला सुभाष प्रथम श्रेणी में कैसे उत्तीर्ण हुआ। सुभाष अपने सहपाठियों से रंग बिरंगे सूट पहनने यूरोपियन होटलों में जाते, वहां विभिन्न प्रकार के गंदे आमोद प्रमोद करते देखते तो उनके आचरण, उनकी सभ्यता और उनके व्यवहार को देखकर मन ही मन जल भून जाते थे। उनका मन घृणा से भर जाता था। उनके रोम रोम में क्रांति की चिंगारियां सुलगने लगती थी। उन्हीं दिनों प्रेसिडेंसी कॉलेज में एक घटना और घटी। एक दिन मिस्टर ओटंग नामक एक अंग्रेज प्रोफेसर ने एक विद्यार्थी का कॉलर पकड़ उसे बेइज्जत कर दिया। इस पर सुभाष ने अपने स्वभाव के अनुकूल कदम उठाते हुए प्रोफेसर को सबक सिखाने की ठानी और कुछ विद्यार्थियों ने प्रोफेसर को मौका पाकर जमीन पर गिरा उसे झकझोर दिया तथा सुभाष ने झपट कर प्रोफेसर के गाल पर एक भरपूर चांटा जड़ दिया। भारतीय विद्यार्थियों की इस दुस्साहस ने अंग्रेजी प्रोफेसर को अपने आचरण में बदलाव लाने पर मजबूर कर दिया। इस दुस्साहसिक घटना के परिणाम स्वरूप स्कूल अधिकारियों ने सुभाष को स्कूल से निष्कासित कर दिया। ऐसी बचकानी हरकत देखकर सुभाष के पिताजी बहुत नाराज हुए और उन्हें भला बुरा कहा। 2 वर्ष पश्चात सर आशुतोष के प्रयत्न से सुभाष को कलकत्ता विश्वविद्यालय में पुनः प्रवेश मिला। शिक्षा के साथ साथ सुभाष उग्र विचारधारी कार्यक्रम की भी चलाते थे। उन्होंने अपने मित्र सहपाठी दिलीप कुमार राय के सहयोग से कॉलेज में वाद विवाद क्लब स्थापित किया और उसमें प्रतिभाशाली भारतीय विद्यार्थियों को उसका सदस्य बनाया जा रहा था। अनेक प्रतिभाशाली सहपाठी इस संस्था की ओर आकर्षित हुए तथा इसके सदस्य बनने लगे। इस वाद विवाद प्रतियोगिता में अनेक विद्यार्थी भाग लेते और अपने उग्र विचारों को प्रकट करते। इस प्रकार बीए का परिणाम प्रकाशित हुआ, जिसमें उन्होंने अपनी प्रतिभा का चमत्कार दिखाते हुए दर्शन शास्त्र में बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। बीए उत्तीर्ण करने के बाद अब वे एमए का विचार बनाया। साथ ही साथ देश सेवा, जन सेवा करते हुए
देश की स्वतंत्रता के लिए जालिम अंग्रेजों के विरुद्ध जनाधार तैयार करने का विचार बनाया। सुभाष देश के कल्याण करने के लिए अपने स्वार्थों को त्यागने को तैयार थे। उनके हृदय में देश सेवा की आग जल रही थी। उनके मन में सरकारी नौकरी की इच्छा नहीं थी। वे अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए कोई भी कष्ट उठाने को तैयार थे। लेकिन राय बहादुर के निर्णय ने उनके उद्देश्य पर पानी फेर दिया। उन्होंने सुभाष को एमए करने के बजाय आईसीएन के प्रतियोगिता के लिए लंदन भेजने का निर्णय लिया। पिताजी के निर्णय को जानकर सुभाष के पैर से मिट्टी खिसकती प्रतीत होने लगी। वह तुरंत अपने पिताजी के पास गए। उन्होंने अपने पिता से कहा, आईसीएस बनकर मैं नैतिकता और स्वतंत्रता के साथ अपनी आत्मा और अपने देश के प्रति न्याय नहीं कर सकूंगा। किसी भी संपन्न पिता का प्रतिभावान बेटे की संपन्नता और प्रतिभा का सदुपयोग यदि जनसेवा के लिए किया जाए तो गौरव का विषय होगा। आईसीएस बनना मेरे जीवन का सपना नहीं है। मेरा उद्देश्य शोषण और दासत्व का प्रतीक विदेशी नीति और सत्ता का दमन करना है। मैं चाहता हूं कि मुझ में जितनी शक्ति और क्षमता है उसका उपयोग देश सेवा में करूं। पिताजी, मैं चाहता हूं कि आप अपना निर्णय बदल दें। तुम्हारी देश सेवा से आजादी की भावना को मैं कोरी किताबी आदर्शवादिता और युवा संवेद समझता हूं। इस तरह की बेकार बातें करना उन बेकार नौजवानों के विकृत मस्तिष्क का द्योतक है जिनके पास उनके जीवन में कोई नियम कानून और स्तर नहीं है। उद्देश्य कितना ही महान हो, किंतु जब तक मनुष्य अपने जातीय और परंपरागत कर्तव्य पूर्ण नहीं करता तब तक वह किसी उद्देश्य में सफल नहीं हो सकता। मैं चाहता हूं कि तुम पद दलितों के नेता नहीं बल्कि उनके अफसर बनकर ही देश की सेवा कर सकते हो। हम ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायित्व के और वफादारी की प्रतिज्ञा के साथ बंधे हुए हैं। एक सरकारी वकील परिवार का कोई सदस्य सरकार के प्रति विद्रोह करने की कल्पना नहीं कर सकता। मैंने अंतिम निर्णय कर लिया है कि तुम्हें आईसीएस की परीक्षा में बैठने के लिए लंदन जाना है, पिताजी ने समझाया। क्या एक नवयुवक को अपनी आकांक्षाओं और उद्देश्यों पर विचार करने का स्वतंत्र अधिकार नहीं है? मैं ब्रिटिश सरकार के अधीन उच्च पदाधिकारी बनकर अपने वास्तविक उद्देश्य से विमुख नहीं होना चाहता हूं। यह मेरे स्वाभिमान के खिलाफ है। आपके कई बेटे हैं, आईसीएस कोई भी बन सकता है, किंतु मुझे आकांक्षा और उद्देश्य के लिए छोड़ दीजिए, सुभाष ने आवेश में कहा। साफ क्यों नहीं कहते हो कि तुमने आईसीएस बनने की क्षमता नहीं है? अपनी अक्षमता को छुपाने के लिए तुमने सेवा और त्याग का लबादा ओढ़ लिया है, पिता ने सुभाष के स्वाभिमान पर चोट पहुंचाते हुए कहा। सुभाष के आत्मसम्मान को आघात पहुंचा, लेकिन उसको कोई प्रतिवाद नहीं किया। उन्होंने पिताजी की चुनौती स्वीकार करते हुए आईसीएस की तैयारी हेतु ब्रिटेन जाने को तैयार हो गए और इस घटना के एक सप्ताह के बाद आईसीएस की प्रतियोगिता में सम्मिलित होने के लिए सुभाष ने वायुयान द्वारा लंदन के लिए प्रस्थान किया। लंदन पहुंचने पर उनकी भेंट परम प्रिय सहपाठी दिलीप कुमार राय से कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय छात्रावास के एक कक्ष में हुई। दिलीप कुमार राय लंदन में कानून की पढ़ाई तथा आईसीएस प्रतियोगिता की तैयारी करने गए थे। दिलीप कुमार राय सुभाष के प्रेसिडेंस कॉलेज कलकत्ता के सहपाठी थे। दिलीप सुभाष की विद्वता और प्रतिभा से बहुत प्रभावित थे। उन्हीं के अथक प्रयास से सुभाष को उन्हीं के साथ फिटरविलियम हॉल में प्रवेश मिल गया। उन दिनों किसी भारतीय के लिए आईसीएस पद प्राप्त करना और लोहे का चने चबाने के समान था। उन्होंने प्रतियोगिता की तैयारी प्रारंभ कर दी। सुभाष केवल वाद विवाद में प्रखर व्यवस्थित और आदर्शवादी नहीं थे, बल्कि उनकी इन सभी अभिव्यक्तियों का साक्षात दिग्दर्शन उनके दैनिक जीवन में भी दिखाई देता था। उनके वाक शक्ति की अद्भुत क्षमता थी। उनके अंदर संघर्ष की अपूर्व क्षमता थी। वे अपनी प्रतिद्वंदी को हराने के लिए अपनी संपूर्ण शक्ति लगा देते थे। उनका जीवन अत्यंत व्यवस्थित था और व्यवस्था के प्रति वे भी पूरी तरह से सजग रहते थे। वे अपने कमरे की हर चीज को बड़े करीने से रखते थे। उसमें वैभव विलास की किसी वस्तु के लिए स्थान नहीं था। उनका वार्ड रोम प्रेस किए हुए साफ सुथरे कपड़े से भरा रहता था। किसी ने अपने कपड़े को तोड़ा मोड़ा नहीं देखा। उनके कार्य और कथन में एक रूपता थी। एक बार जब दिलीप राय एक समारोह में धोती पहनकर गए तो सुभाष ने उन्हें आड़े हाथों लिया। वे उनके जोर जोर से बोलने को बुरा मानते थे तथा टोक देते थे। कैम्ब्रिज में उन्होंने कभी भी शराब और औरत से संबंध नहीं रखा। उनका मानना था कि भारतीय विद्यार्थियों को ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए जिससे उनके देश की बदनामी हो। वे अधिकतर खामोश रहते थे। उनके खामोशी में उनके देशवासियों के दुख दर्द छिपे थे। उनका हृदय और मस्तिष्क भारत और भारत के शोषितों के पास था। जब वे कलकत्ता में पढ़ते थे तब अक्सर कहा करते थे कि मेरे लिए इससे बड़ी कोई खुशी नहीं हो सकती यदि मैं किसी अंग्रेज को अपने जूते साफ करते हुए देखूं। सुभाष चंद्र बोस के चरित्र एवं व्यक्तित्व का दूसरा पहलू यह था, वे हृदय से एकांत प्रिय थे।
एकांत में चिंतन मनन करना उनका स्वभाव बन गया था। यह भी समय आ गया जब केवल 8 महीने के कम समय में सुभाष ने आईसीएस की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर ली और उत्तीर्ण प्रतियोगिता में उनका चौथा स्थान रहा। उन्होंने पिताजी की चुनौती को स्वीकार कर अपनी प्रतिभा और क्षमता का परिचय दे दिया। सुभाष ने प्रतिभा को देखकर सभी अंग्रेज आश्चर्यचकित थे, लेकिन जब सुभाष ने भारत के तत्कालीन ब्रिटिश राज्य सचिव लॉर्ड लिंटन को संबोधित करते हुए एक घोषणा की तो सभी स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा, मैं एक विदेशी सत्ता के अधीन कार्य नहीं कर सकता। कारण जानने के लिए साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। साक्षात्कार में उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, जो व्यक्ति अपने देश सेवा का संकल्प कर लिया हो वह ब्रिटिश राज्य के प्रति वफादार नहीं रह सकता। मैंने अपने हृदय और आत्मा की संपूर्ण निष्ठा के साथ भारत की सेवा करने का संकल्प किया है, अतः मुझसे ब्रिटिश सरकार के अधीन अफसरशाही का निर्वाह नहीं हो सकेगा। जब राय बहादुर को सुभाष के पद त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो उनकी सारी आशाओं पर पानी फिर गया। उन्होंने तार द्वारा सुभाष से त्याग पत्र का कारण पूछा तो सुभाष ने उत्तर दिया, इंग्लैंड के सम्राट के प्रति निष्ठावान होने की शपथ ग्रहण करना मेरे स्वाभिमान के खिलाफ था। वह प्रतिज्ञा ऐसे गंदे ढंग से प्रारंभ हो रही थी जो मेरे हृदय को स्वीकार्य नहीं था। कुछ दिनों के बाद सुभाष स्वदेश वापस आ गए। सुभाष को यह जानकर अत्यंत मार्मिक कष्ट हुआ कि उनके पद त्याग से उनके पिता की मान प्रतिष्ठा को चोट पहुंची थी। स्वदेश आकर सुभाष ने सबसे पहले देश की राजनीतिक स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने देखा कि देश विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है। अंग्रेजों का अत्याचार अपने चरम सीमा पर व्याप्त है। अंग्रेजों के क्रूर अत्याचार से देश के नवयुवकों के हृदय में क्रांति की चिंगारियां सुलगने लगी हैं। पंजाब में मांटेगू, लॉर्ड चेम्सफोर्ड और ओडायर के क्रूर पैशाचिक कार्यों से लोगों को उबाल उठ रहा था। दिल दहला देने वाला जलियांवाला बाग में डायर द्वारा किए गए आदेश से मारे गए हजारों भारतीयों के प्रति लोगों में भारी रोष था तथा लोगों में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति की चिंगारियां सुलग रही थी। भारतीयों की पीड़ाएं, आत्माएं अपमान और संताप से झुलस रही थी। सुभाष ने अनुभव किया कि वर्तमान समय राष्ट्रीय चेतना का प्रारंभिक और जागृत काल है। उन्हीं दिनों देशबंधु चित्तरंजन दास ने एक मार्मिक अपील किया जिससे सुभाष बहुत प्रभावित हुए। देशबंधु चित्तरंजन दास ने नौजवानों से अपील की करते हुए कहा, नवयुवक ही देश के प्राण हैं। स्वतंत्रता संग्राम का पावन प्रयाण उन्हीं के योगदान पर निर्भर है। उन्हें इसके लिए आगे आना चाहिए। नवयुवकों को संगठित होकर अंग्रेजों से टकराने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। अपनी संगठित शक्ति की ही स्वतंत्रता के इस महायज्ञ को पूर्णता प्रदान कर सकती है। यह आह्वान सुभाष के मन को झकझोर दिया। अब उन्हें चुपचाप बैठना असंभव हो गया था। अभी अंग्रेजों का क्रूर पैशाचिक कृत्य जारी ही था कि एकाएक अंग्रेज शासक ने रोलट एक्ट लागू कर दिया। उसके विरोध में देश में सत्याग्रह आंदोलन का बिगुल बज उठा। महात्मा गांधी देश के कोने कोने में जाकर लोगों में आत्मबल जगाने लगे। जो नेता जहां था वहीं पर उनके विरुद्ध आवाज उठाने लगा। नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हो गया। स्कूल कॉलेज में पढ़ने व पढ़ाने वाला छात्र तथा अध्यापकों ने अपने स्कूल छोड़ दिए। वकील, अधिवक्ता, मुख्तार आदि कोर्ट कचहरियों को जाना बंद कर दिया। अनेक लोगों ने अंग्रेजी सरकार द्वारा किए गए खिताब लौटा दिए। बंगाल का महान राजनीतिज्ञ, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा कलकत्ता हाई कोर्ट में बैरिस्टर देशबंधु चित्तरंजन दास ने अपनी तिजोरी खोल दी। उन्होंने अपना सब कुछ देश को समर्पण कर अनेक संस्थाओं के संचालन के साथ ही साथ अंग्रेजों की हिंसात्मक कार्यविधियों का विरोध किया। सुभाष देशबंधु के व्यक्तित्व से प्रभावित बिना होकर नहीं रह सकते। वे देशबंधु से मिले। वार्तालाप के दौरान दोनों एक दूसरे से बहुत प्रभावित हुए। देशबंधु ने उसकी प्रतिभा को क्षण भर में पहचान लिया और सुभाष चित्तरंजन दास के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की समरभूमि में कूद पड़े। उन्होंने सुभाष को राष्ट्रीय विद्यालय बंगाल का प्रधानाचार्य नियुक्त किया। सुभाष इस महान उत्तरदायित्व को निष्ठापूर्वक निभाने के लिए जी जान से जुट गए। उन दिनों देशबंधु ने हजारों राष्ट्रीय स्वयंसेवक तैयार किए, लेकिन उन दिनों उनका नेतृत्व करने के लिए साहसी, उच्च चरित्र वाला और अनुशासित व्यक्ति की आवश्यकता थी। उनकी निगाह सुभाष पर टिक गई। उन्होंने सुभाष को उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सेनापति नियुक्त कर दिया। उनके हृदय में अंग्रेजों के प्रति घृणा की इतनी तीव्र भावना थी कि वह उन्हें बाहर करने के अलावा और कुछ सोच भी नहीं सकते थे। इस दिशा में अंग्रेजों को भी अगुवा बनना था और सुभाष को उसकी बागडोर संभालनी थी। सुभाष ने टोली के नेतृत्व में अतुलनीय शौर्य एवं संगठन शक्ति का परिचय दिया।
1930 के असहयोग आंदोलन में उन्होंने द इंडियन स्ट्रगल में अपने पाठकों को सचेत किया कि बंगाल शीघ्र ही भारत के राजनीतिक तूफान का केंद्र बिंदु होने वाला है। बंगाल सरकार द्वारा सुभाष के सशक्त संगठन से घबरा गई और संगठन को छिन्न भिन्न करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन को गैर कानूनी करार दे दिया। बंगाल के आतंकवादी घटनाएं बढ़ने पर बंगाल सरकार ने सुभाष की गतिविधियों पर नजर रखना प्रारंभ कर दिया और उन्हें जेल में बंद करने के बहाने सोचने लगी। प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन के अवसर पर कलकत्ता बंद के अवसर पर उन्हें गिरफ्तार कर अलीपुर जेल भेज दिया गया और 6 मास की सजा मिली। 6 माह की सजा सुनने के बाद उन्होंने उपहासजनक शब्दों में कहा, बस 6 माह की सजा? क्या मैंने किसी मुर्गी को लूटा था? 6 मास के उस बंदी जीवन में सुभाष ने सेवा और त्याग के अनेक नए सबक सीखे। कुछ दिनों के बाद क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के तहत देशबंधु को भी गिरफ्तार कर लिया गया और देशबंधु को उसी कक्ष में बंदी बनाकर रखा गया जिसमें सुभाष बंदी थे। सुभाष ने देशबंधु को जेल में अपने साथ पाकर अपने को अहोभाग्य समझा। सुभाष जब जेल में से रिहा हुए तो उसमें उत्तरी बंगाल की में भीषण बाढ़ की चपेट में थी, जहां पर हजारों लोग बेघर हो गए थे तथा लहलाती फसलें जलमग्न हो गई थी। वे तुरंत बाढ़ग्रस्त क्षेत्र की ओर चल गए। बेघर लोगों को इस भीषण प्रकोप से बचाने और उनकी सहायता करने के लिए बाढ़ पीड़ित क्षेत्र को संरक्षण और सहायता पहुंचाने के लिए तुरंत ही बाढ़ पीड़ित कमेटी का गठन हुआ और सुभाष को इस कमेटी का मंत्री बनाया गया। संपूर्ण उत्तरी भारत बंगाल जलमग्न था। इतनी भयानक बाढ़ उसने पूर्व कभी नहीं आई थी। कितना विभत्स दृश्य था। चारों ओर जल ही जल दृष्टिगत होता था। कई झोंपड़े जलराशि में विलीन हो गए थे। बड़े बड़े पेड़ जल में समा गए थे। पशु आश्रय की तलाश में पानी की सतह पर डूब उतरा रहे थे और बहुत से पशुओं की लाशें पानी में बह रही थी। असहाय, निराश्रित, भूख और प्यास से पीड़ित लोगों की दयनीय दशा को देखकर बड़े बड़े साहसियों के हृदय दहल गए। अनेक स्वयंसेवकों, सहायकों, परिचारिकाओं और प्राथमिक चिकित्सकों की टोलियां बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों की सहायता एवं सुरक्षा के लिए निकल पड़ी थी। बाढ़ पीड़ितों को सुरक्षित स्थल पर पहुंचाने, उनके रहने और भोजन की व्यवस्था करने तथा उन्हें प्राथमिक चिकित्सा देने का कार्य तीव्र गति से चल रहा था। सुभाष एक विशालकाय नाव और अपनी टोली के साथ बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों की तूफानी दौरा कर रहे थे। अपने हाथों में बाढ़ पीड़ितों की जीवन रक्षा और भरण पोषण का दायित्व भी निभा रहे थे। लगातार कई दिनों तक सुभाष और उनका दल बाढ़ पीड़ितों की सहायता एवं सेवा में करता रहा। देशबंधु चित्तरंजन दास ने अंग्रेजों के प्रति उग्र रूप धारण करने का विचार बनाया। उन्होंने कहा, मेरे विचार से ब्रिटिश सरकार पर आक्रमण करने का एक सशक्त तरीका यह होगा कि हम उनके गढ़ में घुसकर उनसे युद्ध करें और काउंसिलों में प्रवेश करके ब्रिटिश शाही को उसी के अस्त्रों से समाप्त किया जाए। सुभाष ने इस विचार पर पुनर्जोर समर्थन किया तथा इस जल्द से जल्द कार्य रूप में परिणित करने का योजना बनाना प्रारंभ कर दिया। देशबंधु और सुभाष के इस उग्र रूप धारण करने से कांग्रेस नरम दल तथा गरम दल 2 भागों में बंट गई। उस समय नरम दल का बहुमत था, लेकिन देशबंधु हताश नहीं हुए। गया तथा बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष ने स्वराज्य पार्टी के कार्यक्रमों का दृढ़ता से समर्थन किया। सुभाष ने दोनों दलों के मतभेदों को रोकने के लिए अनेक उपाय किए, लेकिन कांग्रेस के आपसी मनोमारी की खटाई खाई नहीं पट सकी। कांग्रेस में मतभेद के अंकुर तेजी के साथ पनपते जा रहे थे, जिससे समस्त राजकीय वातावरण विषाक्त रहा था। कांग्रेस का मनमुटाव तभी पनप भी रहा। कलकत्ता महानगर कॉरपोरेशन का चुनाव आ गया। देशबंधु ने इस चुनाव में स्वराज्य पार्टी के उम्मीदवार खड़े किए। नरम दल के कांग्रेसियों ने उनका विरोध किया। विरोध के बावजूद कॉरपोरेशन के 75 निर्वाचित सदस्यों में से 55 सदस्य स्वराज्य पार्टी के निर्वाचित हुए। देशबंधु चित्तरंजन दास को बहुमत के आधार पर मेयर निर्वाचित किया गया तथा सुभाष को कॉरपोरेशन का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। सुभाष ने कलकत्ता महानगर को आदर्श नगर बनाने की योजना बनाने में लगे थे। गोपीनाथ साहा नामक एक विद्यार्थी ने कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर सर चार्ल्स टिगार्थ के धोखे में एक अन्य अंग्रेज को गोलियों से भून दिया, जिसे बाद में फांसी हो गई। तब सुभाष ने खुलेआम साहा के कृत्य की सराहना की। सुभाष अंग्रेजों के आचरण से बहुत परेशान थे। वे उन्हें सबक सिखाना चाहते थे। उनके अधीनस्थ एक अंग्रेज मुख्य अभियंता कोटस था, जो भारतीयों के साथ अपमानजनक आचरण करने में ही अपने अहम की पूर्ति होती थी। उसने कई बार सुभाष के सामने सिगरेट सुलगाई। उस समय एक सभ्य बंगाली के लिए यह एक
तौहीन की बात थी और आज भी कोई भी बेटा अपने बाप के सामने ऐसा नहीं करता है। सुभाष ने कई बार उसे नजरअंदाज कर दिया, पर एक दिन उन्होंने उक्त अभियंता को जमकर लताड़ा। इस घटना ने सुभाष को अंग्रेजों के बीच खासा लोकप्रिय कर दिया। अंग्रेज सरकार द्वारा कलकत्ता कॉरपोरेशन में स्वराज्य पार्टी के आधिपत्य में जली भुनी बैठी थी। सशस्त्र लोगों के एक दल ने चटगांव के सरकारी शस्त्रालय पर धावा बोल दिया और वहां काम चलाऊ सरकार के गठन की घोषणा कर दी। यद्यपि क्रांतिकारियों का यह अभियान सफल नहीं हुआ, फिर भी वे वहां से बड़ी मात्रा में राइफल तथा गोला बारूद लूट लाए, जिसे आगामी कई महीनों तक छापामार युद्ध चलता रहा। पूरे बंगाल में अंग्रेज लोग न तो अपने बंगले में और न ही क्लबों में अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे थे। बंगाली युवक जहां कहीं भी मौका पाते गोलियों का निशाना बनाने से नहीं चूकते। किसी नवयुवक द्वारा उस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दिए जाने से जनजीवन में क्रांति की लहर फैल गई। इस क्रांति की लहर में विस्फोटक रूप धारण कर लिया। तब बंगाल में लॉर्ड लिंटन की सरकार ने अपना दमन चक्र चलाना प्रारंभ कर दिया। स्वराज्य पार्टी की शक्ति को चकनाचूर करने के लिए बंगाल के 80 क्रांतिकारी युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। सुभाष को भी अस्त्र शस्त्रों को संगठित करने, विस्फोटों को बनाने तथा पुलिस अफसरों को मारने का दोषी होने के झूठे आरोपों में बंदी बना लिया गया। सुभाष को अकारणीय बंदी बनाए जाने की घटना से समग्र देश में हलचल मच गई। सुभाष के बंदी बनाए जाने के विरोध में चारों ओर से ब्रिटिश शासन विरुद्ध आवाज उठने लगी। सबसे अधिक दुख देश बंधु को हुआ। सुभाष को सबसे पहले अलीपुर जेल में रखा गया, उसके बाद उन्हें बरायमपुर जेल में भेज दिया गया। इस जेल का वातावरण स्वास्थ्य के लिए अत्यंत विषाक्त और हानिकारक था। इस जेल में जाने से वे अस्वस्थ हो गए और उनका स्वास्थ्य दिनों दिन गिरने लगा। उनमें टीबी के लक्षण दृष्टिगत होने लगे। उनका वजन 4 पौंड घट गया। जब यह सूचना जनसाधारण में पहुंची तब बंगाल ही नहीं संपूर्ण भारत में तूफान खड़ा हो गया। फिर भी निर्दयी सरकार ने इस कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। इस बीच स्वराज्य पार्टी के संस्थापक देशबंधु चित्तरंजन दास का देहावसान हो गया। जब यह समाचार सुभाष को मिला तो उन्हें पहले विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने इस घटना को मार्मिक शब्दों में अभिव्यक्त किया। कौन कल्पना कर सकता है कि आज मेरे दिल पर कितना बड़ा वज्रपात हुआ है। समाचार पत्रों के शब्दों को पढ़कर मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु वह समाचार हृदय विदारक कठोर सत्य था। हम लोगों का राष्ट्र वस्तुतः एक अभागा राष्ट्र है। सुभाष का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन क्षीण होता जा रहा था। सुभाष ने अपने 20 साथियों सहित बंदी गृह में आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। उनके आमरण अनशन की सूचना से पूरे देश भारत में विद्रोह की लहर फैल गई। सरकार की तीव्र आलोचना होने लगी। विभिन्न स्थानों पर हड़ताल, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ नारेबाजी और सुभाष को जेल से तुरंत रिहा करने के संबंध में सभाओं का आयोजन किया गया। फिर भी सुभाष को जेल से रिहा नहीं किया गया। उनकी शारीरिक स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उनके लिए उठना तक मुश्किल था। अंत में उनके भाई डॉक्टर सुनील चंद्र बोस तथा अन्य सरकारी मेडिकल अफसरों ने उनकी जांच की और उनकी हालत गंभीर बताई। इस पर बंगाल सरकार ने उनको स्वास्थ्य लाभ के लिए स्विट्जरलैंड ले गए और साथ ही ये भी कहा सुभाष बाबू जिस जहाज से यात्रा करे वह सीधा यूरोप हो जाए और वे कलकत्ता अथवा अन्य किसी बंदरगाह पर नहीं उतर सकेंगे। लगभग 2.5 वर्ष तक जेल में रहने के बाद अत्यंत गंभीर अवस्था में बंगाल सरकार ने उन्हें रिहा करने का निर्णय लिया। रिहा होने के कुछ दिनों तक घर पर स्वास्थ्य लाभ उठा करते रहे। लोगों ने अपने प्रिय नेताजी के शीघ्र स्वास्थ्य होने की मंगल कामनाएं की। स्वास्थ्य सुधार के बाद सुभाष पुनः अपने तूफानी कार्यक्रम में लग गए। उनकी इस असाधारण कार्य शक्ति और जोश देकर सभी आश्चर्यचकित थे। मृदुला बनर्जी के नेतृत्व में हजारों महिलाओं ने कलकत्ता के श्रद्धानंद पार्क में विदेशी वस्त्रों की होली खेली। इस अभियान में महिलाओं का इतना विशाल और भव्य प्रदर्शन था कि लोग अचंभित होकर इस विराट प्रदर्शन को देख रहे थे। महिलाओं की टोलियां विभिन्न स्थानों पर जा जाकर लोगों को विदेशी वस्त्र बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहन किया, जिससे प्रभावित होकर हजारों लोगों ने अपने विदेशी वस्त्र जलाने के लिए दिए। अंत में लोगों ने विदेशी वस्त्रों को त्यागने तथा देश के बने वस्त्रों को अपनाने का वचन दिया। विदेशी वस्त्रों की होली खेलने का 1 माह बाद सुभाष के नेतृत्व में महिलाओं ने खद्दर बेचा। सुभाष 6ठी महाराष्ट्र प्रांतीय कॉन्फ्रेंस के सभापति निर्वाचित किए गए। अध्यक्ष पद से बोलते हुए उन्होंने कहा, स्वतंत्रता ही मेरे जीवन का अंत है और मेरी दृष्टि से वह एक अमूल्य वस्तु है। जैसे ऑक्सीजन फेफड़ों के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार स्वतंत्रता भी मानव आत्मा के लिए आवश्यक है। यह वक्तव्य उनके देश प्रेम तथा अदम्य साहस का परिचायक था। कलकत्ता कांग्रेस के 43वें अधिवेशन में महात्मा गांधी ने औपनिवेशिक स्वराज्य का प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव के साथ यह शर्त थी कि यदि सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया तो कांग्रेस अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर देगी।
सुभाष इस प्रस्ताव से सहमत नहीं थे, लेकिन प्रस्ताव में थोड़ा संशोधन के बाद समझौता हो गया। कांग्रेस का अगला अधिवेशन लाहौर में संपन्न हुआ, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू को सभापति चुना गया। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पेश किया गया, जिसे सर्वसम्मत से पास कर दिया गया। भारत से ब्रिटिश साम्राज्यवाद को बाहर निकालने और पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए जगह जगह आंदोलन तथा सत्याग्रह करने का निर्णय लिया। किसानों को कर न देने से राहत देने के लिए आम हड़ताल शुरू करने का प्रस्ताव पास हो गया। काउंसिलों, कमेटियों और बोर्डों के कांग्रेस सदस्यों से त्यागपत्र देने तथा आगामी चुनाव में भाग न लेने का सुझाव दिया गया। पूर्ण स्वाधीनता आंदोलन की जागृति और दृढ़ता करने में सुभाष अग्रणी रहे। बंगाल में युवक आंदोलन के संगठनकर्ता के रूप में याद किए जाते हैं। बंगाल के नवयुवकों में पूर्ण स्वाधीनता की भावना व देश प्रेम की भावना जागृत करने की प्रेरणा दी। बंगाल में जब भी कभी विद्यार्थी कॉन्फ्रेंस हुई, सुभाष उसमें अवश्य भाग लेते तथा विद्यार्थियों, किसानों तथा मजदूरों से राष्ट्रीय चेतना बढ़ने के लिए प्रेरित करते। अखिल भारतीय नौजवान सभा का कलकत्ता तथा कराची में अधिवेशन संपन्न हुआ। सुभाष दोनों अधिवेशनों के सभापति निर्वाचित हुए। अधिवेशन में नौजवानों को ओजस्वी भाषण देते हुए कहा, हमें यह सोचने की आवश्यकता है कि किन उपायों के द्वारा हम स्वतंत्रता जैसे पवित्र लक्ष्य को शीघ्र प्राप्त कर सकते हैं। जब तक हम उग्रवादी या क्रांतिकारी तत्वों को नहीं पैदा कर देते, तब तक न तो देश में जागृति हो सकती और न स्वतंत्रता ही मिल सकती है। हमारा मुख्य लक्ष्य स्वराज्य को प्राप्त करना है। हम जगह जगह संदेश पहुंचाकर ही उग्रवादी तथा क्रांतिकारी तत्वों को जागृत कर सकते हैं। आजादी प्राप्त करने के लिए भारत माता को न जाने कितने लाल खोने पड़ेंगे। अब मर मिटने का समय आ गया है। सुलह या समझौते से हमें आजादी नहीं मिल सकती। हमें अपने अंदर निहित शक्तियों को उजागर करना होगा। उन शक्तियों को देश की स्वतंत्रता के लिए लगाना होगा। भारत ही विश्व की समस्याओं का मुख्य केंद्र बिंदु है और भारत ही आजादी का अर्थ है। संसार व्यापी साम्राज्यवाद सत्ता की मौत। इसलिए आज सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हमें उठे और भारत को आजाद कर मानवता को बंधन मुक्त करें। सुभाष के तूफानी दौरा तथा क्रांतिकारी पुकार ने सरकार का तख्ता हिलाकर रख दिया। ब्रिटिश सरकार उनके आतंक और शक्ति से आतंकित हो गई थी। सुभाष की बढ़ती लोकप्रियता और सफलता इस बात के द्योतक थे कि अब वह दिन दूर नहीं था जब सुभाष देश की क्रांति का एक छत्र नेता के रूप में उभरेंगे। ब्रिटिश सरकार उनके आतंक से आतंकित थी, इसलिए वह कुटिल नीति अपनाते हुए सुभाष पर राजद्रोह का झूठा आरोप लगाकर 9 महीने का कठोर कारावास का दंड सुना दिया। सुभाष अलीपुर जेल में बंदी थे। एक बार अलीपुर जेल में बम केस में बंद कैदियों को पुलिस अधिकारियों ने बिना कारण पीटना शुरू कर दिया। सुभाष से निर्दयता नहीं देखी गई। उन्होंने इसका विरोध किया। उनका विरोध करने के एवज में सुभाष को इतनी बेरहमी से पीटा गया कि वे बेहोश हो गए। जीवन में इतना क्रूर दंड पहली बार दिया गया। जेल में सुभाष का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिगड़ता ही जा रहा था। अत्यधिक दयनीय स्थिति होने पर उन्हें जेल से बिना शर्त रिहा कर दिया गया। जेल से रिहा होने से पूर्व वो कलकत्ता कॉर्पोरेशन के मेयर निर्वाचित हो गए थे। मेयर के रूप में उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने राष्ट्रीय झंडे को सबसे पहले कलकत्ता कॉर्पोरेशन के भवन पर फहराकर ब्रिटिश सरकार को चौंका दिया, लेकिन ब्रिटिश सरकार कुछ नहीं कर सकी क्योंकि उस समय कॉर्पोरेशन पर स्वराज्य पार्टी का बहुमत था। राष्ट्रीय महोत्सव मनाया जा रहा था, जिसमें जुलूस निकाला गया। जुलूस के सबसे आगे राष्ट्रीय महिला संघ के लगभग 500 सदस्यों की टोली चल रही थी। सभी के हाथों में राष्ट्रीय ध्वज फहरा रहे थे। चारों ओर लोगों की भीड़, लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा था। नेताजी अमर रहे, इनकलाब जिंदाबाद, आजादी अधिकार हमारा आदि नारों से आकाश गुंजायमान हो रहा था। सबसे पहले जुलूस ने कॉर्पोरेशन भवन के सामने प्रदर्शन किया। सुभाष भवन के बाहर आए लोगों ने उन्हें पुष्प मालाओं से लाद दिया। लोगों ने वंदे मातरम के गगन भेदी जय घोष के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराना चाहा, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने क्रूरता दिखाते हुए लाठियां बरसाना शुरू कर दिया। इस कांड में सुभाष ही नहीं, अनेक क्रांतिकारी इस महोत्सव पर आहत हुए और अनेक को जेल की कोठरियों में ठूंस दिया गया। बंगाल काउंसिल के प्रतिरोध के बावजूद सुभाष को 6 माह का कारावास सुना दिया गया, लेकिन बाद में बिना किसी शर्त के रिहा कर दिया गया। हिजली और चटगांव में नौकरशाहों का नंगा नाच हो रहा था। वहां पर नौकरशाहियों द्वारा चलाए गए गोलीकांड में अनेक लोग घायल हो गए। ऐसा घिनौना एवं विभत्स रूप का निरीक्षण करने के लिए सुभाष चटगांव जा रहे थे, लेकिन बीच में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने सरकार से चटगांव तथा हिजली में हुए कांड के क्षतिपूर्ति की मांग की। क्षतिपूर्ति न दिए जाने पर देशव्यापी आंदोलन करने की चेतावनी दी। इसी बीच संयुक्त प्रांतीय भारतीय नव
जवान सभा का अधिवेशन मथुरा में संपन्न हुआ, जिसमें उन्होंने अध्यक्ष पद से युवकों से कहा कि देश की वर्तमान स्थिति देखकर युवक के हृदय में भी आंदोलन को हिलारे उठने लगी हैं। नौजवानों को नहीं भूलना चाहिए कि नौजवान ही भारत के भावी कर्णधार हैं। हमें स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए आत्म बलिदान करना होगा और ये बिना एकजुट संभव नहीं है। कलकत्ता के सरदानंद पार्क में चटगांव और हिजली दिवस मनाया गया, जिसमें हिजली गोलीकांड की निंदा की गई तथा अंधाधुंध गोली चलाने को अनुचित कहा गया। महाराष्ट्र नवजवान सभा के अधिवेशन के अध्यक्षीय पद से सुभाष ने सरकार की दमन नीति की आलोचना करते हुए नौजवानों के कर्तव्य और जागृति पर भाषण देते हुए कहा, यद्यपि सरकार की दृष्टि में एक खतरनाक व्यक्ति हूं, लेकिन वास्तव में मुझे शांति प्रिय है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम स्वतंत्रता की भूख से छटपटा रहे हैं और यह स्वतंत्रता की अधूरी नहीं बल्कि पूरी आजादी है। इसे लिए बिना हम चैन नहीं मिल सकता। सरकार हमारी मांगों को दमन के द्वारा दबाना चाहती है। सरकार समझौतों को भंग कर देना चाहती है। फिर भी कांग्रेस इस संधि की छाया से क्या चिपटी पड़ी रहती है। सरकार की जनता के साथ कोई सहानुभूति नहीं है। इस प्रकार सुभाष ने अनेक कार्यक्रमों तथा संस्थाओं का तूफानी दौरा किया। जहां भी उन्हें बुलाया जाता वे पहुंच जाते थे। लोग सुभाष को बुलाकर अपना गौरव समझते थे। सुभाष का सम्मान भी धूमधाम से होता था। सरकार सुभाष के भाषणों एवं कार्यक्रमों से आतंकित हो रही थी। सरकार उनका दमन करने के लिए बहाना ढूंढ रही थी। सरकार उनकी सक्रियता से इतनी आतंकित थी कि उन्हें तीसरे रेगुलेशन के अंदर निर्दोष बंदी कर लिया। इस दौरान सुभाष भी इतना अस्वस्थ हो गए थे कि चिकित्सक ने चिकित्सा के लिए यूरोप जाने का सुझाव दिया। बर्लिन में उन्होंने हिटलर से भेंट की। यहां सुभाष को भारतीय स्वतंत्रता के पक्ष में उनसे पर्याप्त सहानुभूति और सहयोग का आश्वासन मिला। आयरलैंड में उनकी भेंट डी वलेरा से हुई। उसने भारत के आंदोलन के प्रति सहानुभूति प्रकट की। फ्रांस तथा लंदन का भी उन्होंने दौरा किया। अब उन्होंने स्वदेश वापस आने का निश्चय किया, लेकिन ब्रिटिश सरकार की कुटिल नीति या तो सुभाष विदेश में रहे या स्वदेश आने पर बंदी जीवित व्यतीत करे, सुभाष को असमंजस्य में डाल दिया। उन्होंने बंदी जीवन व्यतीत करना उचित समझकर स्वदेश वापस आ गए। ज्यों वे बंबई एयरपोर्ट पहुंचे, उन्हें गिरफ्तार कर ऑर्थर रोड जेल में डाल दिया गया। गिरफ्तारी के विरोध में देश भर में हड़तालें की गई, लेकिन ब्रिटिश सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यहां से उन्हें येरवदा जेल में भेज दिया गया। जेल का वातावरण इतना विषाक्त एवं भयानक था कि सुभाष के स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव पड़ा। जेल की कोठरी में शुद्ध वायु का पूर्णतः अभाव था तथा तपन व झुलसन से परिपूर्ण था। इस विषाक्त वातावरण के कारण सुभाष बुखार, अपच और हृदय शूल से पीड़ित हो गए। सरकार की सहानुभूति दिखाते हुए उन्होंने भाई के कुर्सियांग स्थित मकान के कमरे में नजरबंद कर दिए गए। लेकिन जब संपूर्ण विश्व सुभाष की रिहाई की मांग करने लगा और चारों ओर से उन्मुक्त करने के लिए आवाजें उठने लगी, तो ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा और सुभाष को बिना शर्त रिहा कर दिया गया। रिहा होने के बाद कलकत्ता के सरदानंद पार्क में आयोजित अभिनंदन समारोह के अवसर पर आयोजित सभा में उन्होंने कहा, हमें संसार तथा अपने देश की गतिविधियों का तुलना करते हुए अपने देश के आंदोलन का संचालन करना चाहिए। साम्राज्यवाद स्वतंत्रता और शांति के लिए घातक है। इसका हमें दृढ़ता के साथ विरोध करना चाहिए। हमें अपने आंदोलनों में मजदूरों, किसानों और मध्यम श्रेणी के साम्राज्य विरोधी मोर्चों को सम्मिलित करना होगा और हमारे संघर्ष का तरीका अहिंसात्मक हो। सुभाष का स्वास्थ्य संतोषजनक नहीं था, अतः चिकित्सकों ने उन्हें पुनः यूरोप जाने की सलाह दी। सुभाष जैसे लंदन के विक्टोरिया स्टेशन पर जा पहुंचे, इनकलाब जिंदाबाद के नारों से विक्टोरिया स्टेशन गूंज उठा। ये उनके महान व्यक्तित्व का प्रभाव था। इंग्लैंड प्रवास के दौरान उन्होंने मेजर एटली लासवटी, लॉर्ड स्नेल से विचार विमर्श किया। कांग्रेस का अधिवेशन सूरत जिले के हरिपुरा नामक ग्राम में होने वाला था। कांग्रेस के बुजुर्ग नेता सुभाष के सेनापति चुने जाने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन जब गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन को समाप्त कर दिया, तब सुभाष ने कहा था, सत्याग्रह बंद करने की ताजी कार्रवाई गांधी जी की असफलता की स्वीकारोक्ति है। अब नए नेता, नए सिद्धांतों और नए उपाय की आवश्यकता है। गांधी जी से आज्ञा करना अनुचित है कि वे ऐसे किसी नए कार्यक्रम में सहमत होंगे। कांग्रेस के गणमान्य नेताओं को सुभाष का जमकर विरोध किया ताकि वे सभापति निर्वाचित न हो सके। इन तमाम विरोधों के बावजूद सुभाष भारी मतों से सभापति निर्वाचित हो गए। अपने सभापति निर्वाचित होने की सूचना पाकर सुभाष स्वदेश लौट आए और आते ही सभापति का कार्यभार ग्रहण कर लिया। उन विरोधियों ने उनके कार्यों में बाधा उत्पन्न करना प्रारंभ कर दिया। सुभाष द्वारा बनाई गई कार्य समिति में रहना भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया।
उन्हें सुभाष का उग्र विचार स्वीकार नहीं था। सुभाष की दृष्टि में उनका एकमात्र लक्ष्य मातृभूमि की स्वतंत्रता है, जिसके लिए वे कोई रास्ता अपनाने में हिचक और संकोच अनुभव नहीं करते हैं। वे भारत में करोड़ों शोषितों तथा पद दलितों लोगों की अवलंबित आजादी के पक्षधर थे। इसी कारण उन्होंने कांग्रेस का अध्यक्ष होने के बाद कांग्रेस नेताओं तथा पूरे संगठन की परवाह किए बिना ब्रिटिश सरकार को एक निर्धारित तिथि पर 6 महीने के भीतर हिंदुस्तान छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया था। कोई भी कांग्रेस नेता इस तरह का कदम उठाने की बात भी सोच नहीं सकता था। सुभाष की नजर में आजादी के लिए किया गया बड़े से बड़ा बलिदान भी तुच्छ था। अन्य कांग्रेसियों को विश्वास था कि ब्रिटेन की सरकार सुभाष की चेतावनी पर कोई ध्यान नहीं देगी, और वही हुआ। जब निर्धारित तिथि निकल गई तब सुभाष ने लोगों का आह्वान किया कि वे अपने हाथों में लाठियां, हंसिए और कुल्हाड़ियां लेकर अंग्रेजों पर टूट पड़े और भारत से खदेड़ दे। सुभाष के इस उग्र विचारों के कारण कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया और देश की कांग्रेस कमेटियों को यह चेतावनी दी गई कि सुभाष को कोई कांग्रेस सहयोग न दे। इससे खिन्न होकर सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। दूसरी ओर टोक्यो में भारतीय क्रांतिकारी रास बिहारी बोस के नेतृत्व में स्वाधीनता संघ की स्थापना हुई। संघ का नेतृत्व भारत के लिए पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना था। इसको प्राप्त करने के लिए संघ की कार्यकारिणी का चुनाव तथा भारतीय सेना का संगठन हुआ था, जिसमें रास बिहारी बोस सभापति और ए राघवन, के मेनन, कैप्टन मोहन सिंह, कर्नल जी.के. गिलानी सदस्य चुने गए। भारतीयों की सेना के संगठन का भार कैप्टन मोहन सिंह पर था, जबकि संघ के विस्तार, गठन आदि की जिम्मेदारी श्री रास बिहारी बोस और श्री एन राघवन पर थी। संघ के दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में अनेक भारतीय सदस्य थे और संघ एक शक्तिशाली प्रतिनिधि सभा के रूप में कार्य कर रहा था। जापान के कब्जे में लगभग 60,000 भारतीय युद्धबंदियों को जापान के कैप्टन मोहन सिंह के सुपुर्द कर दिया। जापानियों के साथ कुछ मतभेद के कारण जापानी अधिकारियों ने कैप्टन मोहन सिंह तथा कर्नल गिलानी को गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी से भारतीयों में असंतोष फैल गया। सन 1943 में जून में सुभाष पनडुब्बी में जर्मनी से पेनांग पहुंचे तथा फिर हवाई जहाज से टोक्यो गए तथा उस समय के जापान के प्रधानमंत्री तोजी से मिलकर एक समझौता किया कि जब आजाद फौज भारत के ब्रिटिश साम्राज्य को खत्म कर देगी तो भारत की पूर्ण स्वाधीनता जापानियों को मान लेनी पड़ेगी। नेताजी के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज की स्थापना जर्मनी में हुआ, जिसका प्रधान कार्यालय ड्रेसडन में रखा गया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा था कि हम प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि हमने ये राष्ट्रीय झंडे को जो महत्व दिया है उसके कभी मिटने नहीं देंगे। फ्यूहर हिटलर सुभाष के व्यक्तित्व और संगठन इतना प्रभावित था कि उसने आजाद हिंद फौज को हर प्रकार की सुविधा देने का आश्वासन दिया। साथ ही उसे अपना स्वतंत्र रेडियो स्टेशन स्थापित करने की छूट दी। वर्लिन रेडियो पर सुभाष ने भारतीयों को नाम संबोधित संदेश में कहा, हमको अपनी विजय का पूरा निश्चय है, हमारी भारत भूमि पर हमारा अधिकार है, हम अपने भाग्य विधाता स्वयं बनेंगे और जब तक भारत भूमि पर एक भी जिंदा व्यक्ति बाकी है तब तक हमारा यह अधिकार अक्षुण्ण रहेगा। अपनी जान पर खेलकर भारत की स्वाधीनता कायम रखेंगे। जब तक एक एक विदेशी को चुनकर अपने देश के बाहर न निकाल देंगे तब तक चैन नहीं लेंगे। सुभाष के इस रेडियो प्रसंग से मलाया, जापान, सिंगापुर, बर्मा और भारत के भारतीयों के रोम रोम में क्रांति की लहर दौड़ पड़ी। सन 1943 के जून से लेकर नेताजी के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन हुआ। ब्रिटिश इंडियन आर्मी के लगभग 40,000 नौजवान आजाद हिंद फौज में फिर से भर्ती हो गए। दक्षिणी पूर्वी एशिया के सभी देशों जैसे मलाया, सिंगापुर, जावा, सुमात्रा, बार्नियो, जापान, चीन, थाईलैंड, बर्मा आदि में बसे लगभग 30 लाख प्रवासी भारतीयों के परिवार से एक एक नौजवान आजाद हिंद फौज में भर्ती हुआ तथा लड़कियां झांसी रानी वाहिनी में शामिल हुई। इस तरह सब मिलकर 3 लाख की संख्या में आजाद हिंद फौज बनाने की ट्रेनिंग प्रारंभ हो गई। सुभाष के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर जापानी सरकार ने उन्हें भारत को आजाद करने में पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया। सुभाष ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और भारत के लिए रेडियो प्रसारण भी किया। इसी प्रसारण के बाद दुनिया भर को पता चला कि सुभाष जापान में हैं। सुभाष श्री रास बिहारी बोस से भेंट की और उनसे सिंगापुर में मिलने का वादा कर बर्लिन रवाना हुए। यहाँ से सिंगापुर पहुंचे। सिंगापुर पहुंचने पर भारतीय स्वाधीनता संघ में उमंग और उत्साह की लहर दौड़ पड़ी। स्वाधीनता संघ के भारतीयों और जापानियों के बीच मतभेदों को सुलझाया गया तथा आजाद हिंद फौज और भारतीय संघ के बीच पनप रहे मतभेदों को बड़ी कुशलता से समाप्त किया। सुभाष ने भारतीय स्वाधीनता संघ और आजाद हिंद फौज दोनों को एक पेड़ की 2 शाखा बताया और दोनों को अपने ढंग से विकास के लिए परस्पर निर्भर रहने की आवश्यकता बताया। यहीं पर सुभाष जी ने एक शानदार परेड में दिल्ली चलो का नारा दिया तथा सैनिकों से विश्वास, पात्रता, कर्तव्य और बलिदान 3 आदर्श अपने पास रखने को कहा था। आजाद हिंद फौज का संगठन करने के बाद
उसकी व्यवस्था और उनसे संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन हेतु ने सोचना शुरू किया। उन्होंने सैनिक संगठन के लिए जनता से आर्थिक सहयोग प्राप्त करने का विचार बनाया। इस विचार को दृष्टिगत रखते हुए सिंगापुर की एक विशाल सभा में सुभाष ने आर्थिक सहयोग और जन सहयोग की अपील की। उनकी अपील को सुनकर बड़े बड़े व्यापारियों ने लाखों रुपए सुभाष के चरणों में न्यौछावर कर दिए। इसी प्रकार एक सार्वजनिक सभा में उन्होंने ओजस्वी भाषण सुनाकर करोड़ों रुपए एकत्र हो गए और अनेक महिलाओं ने अपने जेवर दान कर दिए। लाखों लोग सुभाष के संगठन को सहयोग करने की तैयार हो गए। लोगों ने नेताजी को पहनाई गई मालाओं को नीलामी में खरीदने की होड़ लग गई। इसके बाद नेताजी ने आजाद हिंद सरकार के पदाधिकारियों की घोषणा की। साथ ही सदस्यों ने अस्थायी आजाद हिंद सरकार के प्रति निष्ठा की शपथ ली। आजाद हिंद फौज के वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने सर्वोच्च कमांड सुभाष को नेताजी कहकर संबोधित करने का निर्णय लिया, जो उनके प्रति न केवल आदर सूचक था बल्कि उनके प्रति प्यार भी प्रदर्शित करता था। आजाद हिंद सरकार की घोषणा के बाद विभिन्न राष्ट्रों ने नेताजी को बधाई भेजी तथा सरकार को मान्यता दी, जिसमें जापान, इटली, जर्मनी, थाईलैंड, बर्मा आदि प्रमुख थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के जन्मदिन पर सुभाष चंद्र बोस ने रानी झांसी रेजिमेंट का गठन किया, जिसमें हजारों महिलाओं ने सदस्यता ग्रहण की। इस रेजिमेंट का नेतृत्व कैप्टन डॉक्टर लक्ष्मी सहगल के हाथ में सौंपा गया। आजाद हिंद सरकार का गठन के दूसरे दिन सुभाष ने अपने रेडियो स्टेशन से ब्रिटिश और अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। जब विश्व ने इस घोषणा को सुना तो आश्चर्यचकित हो गया। इस घोषणा के बाद सुभाष ने अपनी सेना को कूच करने के लिए तैयार करने लगे। 4 जनवरी सन 1944 को आजाद हिंद फौज ने जनरल A.C. चटर्जी के नेतृत्व में अराकान क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया। आजाद हिंद फौज की ओर से जापानी भी लड़े। सुभाष अपने संदेशों के द्वारा जवानों के हौसला बुलंद करते रहते थे और सदैव आगे बढ़ने रहने का संदेश देते रहते थे। आजाद हिंद फौज के बहादुर सिपाहियों ने अराकान पर कब्जा कर लिया और उस पर राष्ट्रीय झंडा फहरा दिया। कर्नल हब्बी बुर्रहमान के साथ एक हवाई जहाज पर टोक्यो के लिए रवाना हुए, लेकिन फार्मोसा के निकट ताई होक नामक स्थान पर 18 अगस्त सन 1945 को उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 23 अगस्त 1945 को जापान रेडियो ने घोषणा की कि सुभाष चंद्र बोस और उनके साथी की मृत्यु हो गई। उनका अस्थि कलश आज भी जापान के टोक्यो शहर के रेनकोजी मंदिर में सुरक्षित रखा है। नेताजी की मृत्यु तथा उनका अस्थि कलश दोनों जो विवादास्पद हैं, जो आज तक भी नहीं सुलझा है। नेताजी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन 4 वर्षों में उन्होंने देश को विदेशी चंगुल से मुक्त कराने का जो भागीरथ प्रयास किया वह बेमिसाल है। राजनीति में उनका प्रवेश एक उल्का के समान रहा, जिसके प्रकाश से सर्वप्रथम भारतीय राजनीतिक गगन प्रकाशमान हुआ तथा बाद में विश्व भर का राजनीतिक परिदृश्य आलोकित हो उठा। आज भी जब किसी के मुंह में जय हिंद सुनाई पड़ता है, तब आजाद हिंद फौज की सलामी लेते हुए नेताजी का चित्र सामने आ जाता है। जय सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का एक नारा ये भी था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आजादी दूंगा।